ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। आज कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो स्पेशल केस का डिस्कशन होगा ये दोनों चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। एक होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक होता है तुम्हारा डिविडेंड पॉलिसी। तो ये जो पर्टिकुलर आज के जो डिस्कशन होगा ये दोनों चैप्टर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड पॉलिसी, तो ठीक है। चलो स्पेशल केसेस में हम डिस्कशन करेंगे कुछ स्पेशल बातें, ठीक है। ओके देखो, मैंने डिविडेंड अप्रोच समझाया था, मैं 2 मिनट रिवाइज करना चाहता हूं। तो मैंने डिविडेंड अप्रोच समझाया था। तो डिविडेंड में क्या होता था ना, कांस्टेंट डिविडेंड होता था, फिर डिविडेंड ग्रोथ होता था, ठीक है। अगर कांस्टेंट डिविडेंड होता है तो P0 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू डी बाई P0। P0 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई के, ये तुम्हारा डिविडेंड पॉलिसी के लिए, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में हम P0 कैलकुलेशन करेंगे। तो P0 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई P0, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम के कैलकुलेशन करेंगे। तो के इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई P0। जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हुआ था, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। ये P0 का फॉर्मूला डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर के लिए, एक के का फॉर्मूला डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए। ये जो कंसेप्ट है ना, एक कंसेप्ट में क्या होता है ना, डिविडेंड जो कांस्टेंट होता है वो एकदम बिगनिंग से कांस्टेंट होता है। डिविडेंड अगर ग्रो करता है तो एकदम बिगनिंग से कांस्टेंट रेट में ग्रो करता है, यही अजम्पशन है। ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड कुछ साल तक के लिए वेरी करेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, नहीं तो कुछ साल के लिए डिफरेंट रेट में ग्रो करेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट में ग्रो करेगा। अब बोलेंगे सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। देखो बेटा, स्पेशल केसेस तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग पिछले वीडियो, पिछले क्लासेस, पिछले कंसेप्ट को अच्छे से रिवीजन करके आए हो। अगर अच्छे से रिवीजन करके नहीं आए हो तो आज का क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम तुम्हें दे सकता है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि मैं पूरी तरफ से कोशिश करूंगा कि तुम्हें 100% क्लैरिटी पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो देखो बेटा क्या होता है। मैंने बोला था कि डिविडेंड कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, अभी कॉपी मत करो, पहले समझो, फिर उसके बाद कॉपी करने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, ओके। तो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में मान लो ये तुम्हारा T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ऐसे चलेगा इनफिनिट पीरियड तक। मैंने बोला था कि डिविडेंड जो कांस्टेंट होगा एकदम T1 से कांस्टेंट होगा। जो भी कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के लिए, तो उसमें यही पॉइंट होता है कि डिविडेंड जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट डिविडेंड एकदम T1 से होता है। इसका मतलब जो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, यहां पे 10 10 10 10 10, ठीक है। लेकिन आज जो मैं स्पेशल केस में डिस्कशन करने जा रहा हूं, डिविडेंड कुछ साल के लिए वेरी करेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट होगा। जो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, डिविडेंड बिगिनिंग से कांस्टेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन है तो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल लगेगा, लेकिन डिविडेंड जो कांस्टेंट होगा ना वो कुछ साल के बाद कांस्टेंट होगा, मतलब इनिशियली कुछ पीरियड के लिए डिविडेंड वेरी करेगा। अब बोलेंगे सर ग्राफिकली समझाइए। देखो मान लो T1, T2, T3, T4 इनफिनिट। मान लो T मतलब फर्स्ट ईयर का डिविडेंड 10 रुपया, सेकेंड ईयर का डिविडेंड 12 रुपया, थर्ड ईयर का डिविडेंड 13 रुपया, यहां से 14 रुपया इनफिनिट पीरियड तक। देखो है तो डिविडेंड कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, क्योंकि
T4 से डिविडेंड कांस्टेंट हो रहा है इनफाइनाइट पीरियड तक, लेकिन T3 तक डिविडेंड तो वेरी कर रहा है ना। हाँ, इस केस में हम कैसे कंप्यूट करेंगे, P0 या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, चलो एक काम करो, ये जो स्पेशल केस है ना, इसको कॉपी करने का कोई दरकार नहीं है, तो स्पेशल केसेस हेडिंग दिया हुआ है, लिखो स्पेशल केस 1। डिविडेंड इन अमाउंट vary for few years and then constant forever। कुछ साल के लिए डिविडेंड वेरी करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ग्राफ अभी मेरे साथ साथ लिखो। वन 2 3 4 5 एक्सेट्रा। 1 में डिविडेंड था 10 रुपया, उसके बाद 11 रुपया, 12 रुपया, यहां से 13 13 13 एक्सेट्रा। चलो कोई बात नहीं, तुम P0 निकालो, मतलब P0 का इक्वेशन बताओ। तो P0 इज इक्वल टू, देखो P0 का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो भी तुम्हें पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो भी पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे पैसा इनफाइनाइट पीरियड तक मिल रहा है। देखो अगर P0 तुम समझ जाओगे, इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी के लिए हो जाएगा। अगर P0 तुम समझोगे तो P0 से लिंक हो जाएगा K, तो K भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो P0 मतलब जो भी तुम्हें पैसा मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू। बोलो फर्स्ट ईयर तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है, 10। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। अच्छा, सेकेंड ईयर तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है सर, 11 रुपया, डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2, प्लस थर्ड ईयर तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है सर, 12 रुपया, डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3, प्लस फोर्थ में 13 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 4, प्लस 13 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 5, प्लस 13 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 6 एक्सेट्रा इनफाइनाइट पीरियड तक। देखो यहां से यहां तक एक पार्ट है, यहां से इनफाइनाइट पीरियड तक सेकंड पार्ट है। तो दिस इज माय पार्ट 1, दिस इज माय पार्ट 2। ठीक है, एक काम करो, ये मेरे लिए D1, ये मेरे लिए D2, ये मेरे लिए D3, ये D। अब बोलेंगे सर D क्यों, क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड है ना। तो जब डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है तो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 4 का D, 5 का भी D, 6 का भी D, लेकिन 1 का 10 रुपया, 2 का 11 रुपया, क्या इसको मैं D बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट है ना। तो D1 D2। अब बोलो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1, मेरे साथ साथ कभी करते रहो, प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2, प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3, प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 4, प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 5, प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 6 इनफाइनाइट। तो एक काम करो, ये मेरे लिए पार्ट 1, ये मेरे लिए पार्ट 2। अब बोलेंगे सर पार्ट 2 में क्या आता है, डिविडेंड जहां कांस्टेंट होता है वहां से पार्ट 2 शुरू होता है। जब तक डिविडेंड वेरी करेगा तब तक पार्ट 1 चलेगा। देखो पार्ट 1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में 3 टर्म है। ठीक है,
पार्ट 2 में इनफाइनाइट टर्म है। आप बोलेंगे सर ये तो टोटल इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट टर्म से 3 टर्म चला गया। बेटा इनफाइनाइट टर्म से 3 टर्म अगर जाएगा तो भी इनफाइनाइट बचेगा ना, तो पार्ट 2 भी इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, हाँ देखो पार्ट 2 के लिए ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन पार्ट 2 ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा। पार्ट 2 ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा। तो पार्ट 1 का वैल्यू हम आज इट निकालेंगे, पार्ट 1 का वैल्यू हम आज इट निकालेंगे, लेकिन पार्ट 2 का वैल्यू हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो लिखो पार्ट 1 d1 डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस d2 डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस d3 डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 3। हाँ अब बोलेंगे सर क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो हम लगाएंगे? बेटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो एडिशन हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म नहीं है ना, ये तो 3 टर्म है ना। तो यहाँ कैसे लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो? देखो पार्ट 1 will be calculated as it individually, मतलब इसका वैल्यू हम निकालेंगे। हमें d1 पता चलेगा, k भी पता चलेगा, d2 भी पता चलेगा, k भी पता चलेगा, d3 भी पता चलेगा, k भी पता चलेगा, हम इसको निकालेंगे। लेकिन पार्ट 2 को सॉल्व हम करेंगे कैसे? तो लिखो पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? d4 नहीं सॉरी d हम d4 क्यों यूज करेंगे? d डिवाइड बाय 1 प्लस k टू द पावर 4 प्लस d डिवाइड बाय 1 प्लस k टू द पावर 3 प्लस d डिवाइड बाय 1 प्लस k टू द पावर 5 6 इनफाइनाइट पीरियड। ये जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा। अब बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन का फोर्थ टर्म है ना। हाँ बेटा ये तो इक्वेशन का फोर्थ टर्म है, लेकिन मैंने क्या किया ना, इसको 2 पार्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने पार्ट 1, इसको तुम सेपरेटली देखो, इसको टोटली अगर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि आज इट सॉल्व करना होगा। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन का थर्ड टर्म। अब देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, लेकिन पार्ट 2 का दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। अब हमें देखना है कि क्या ये सेकेंड पार्ट ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन है या नहीं है। देखो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? d डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 5, मैं डायरेक्टली इंटू कर रहा हूं, 1 प्लस के टू द पावर 4 डिवाइड बाई d। हाँ ये 1 बाई 1 प्लस के ही आएगा। अब बोलो थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म करो। अब थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म करो, तो थर्ड टर्म क्या है? d डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस के टू द पावर 5 डिवाइड बाई d। ये आएगा 1 बाई 1 प्लस के। सेकेंड पार्ट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, यानी सेकेंड पार्ट तुम्हारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन होगा। सेकेंड पार्ट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, यानी सेकेंड पार्ट तुम्हारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन होगा। तो सेकेंड पार्ट को देखो, क्या इनफाइनाइट टर्म है? बोलो यस और नो। यस। क्या एडिशन हो रहा है? यस और नो। यस। क्या ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन? यस और नो। यस। सो सेकेंड पार्ट का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो के हिसाब से।
तो वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, सॉरी सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, d डिवाइड बाय 1 प्लस k टू द पावर 4, d डिवाइड बाय 1 प्लस k टू द पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस k। ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा पार्ट 2 का ही वैल्यू। अब बोलो इसका वैल्यू हम तो शॉर्टकट में नहीं लाएंगे, ये एज इट रहेगा, इसका वैल्यू शॉर्टकट में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व करो, d डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 4, हाँ डिवाइड बाई k, सॉरी 1 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 4 डिवाइड बाई k डिवाइड बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस k डिवाइड बाई k इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, नीचे से 1 हट जाएगा, ऊपर से भी 1 हट जाएगा, इंटू 1 बाई k इज इक्वल टू d डिवाइड बाई k इंटू 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 3। एक मिनट यहां तक क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद मैं टेक्निक समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट का
जो अल्टीमेट आंसर है वो ए है, d डिवाइड बाई के इंटू 1/1 प्लस के टू द पावर 3। अब फर्स्ट पार्ट आज इट रहेगा, सेकेंड पार्ट का अल्टीमेट आंसर ये होगा। तो बोलो P0 इजिकल टू क्या होगा, d1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1, d2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2, d3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट जो था अजिट रहेगा, सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर कितना होगा, d डिवाइड बाई के इंटू 1/1 प्लस के टू द पावर 3। अब टेक्निक समझने के लिए कोशिश करो। देखो डिविडेंड कौन सा ईयर से कांस्टेंट हुआ था, सर 4th ईयर से। ठीक है, अगर डिविडेंड फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट होगा तो d डिवाइड बाई 1 प्लस के। देखो ये फर्स्ट ईयर अगर तुम मतलब फर्स्ट ईयर से अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो तुम लगाओगे फॉर्मूला d डिवाइड बाई के, डायरेक्टली मिल जाएगा P0, क्योंकि जिस साल ये फॉर्मूला लगेगा तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईयर का बिगनिंग में आ जाएगा। मान लो दिस इज द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एंड में मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो वैल्यू प्रेजेंट को आ गया, मतलब 0 को आ गया। ये जो फॉर्मूला मैंने जो एग्जांपल अभी तुम्हें समझाया था 1 2 3, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, यहां तक डिविडेंड वैरी था। मैंने लगाया फॉर्मूला, मतलब कांस्टेंट कब हुआ, 4th ईयर से फॉर्मूला हुआ। 4th ईयर से मैंने d डिवाइड बाई के किया। अगर 4th ईयर से मैं d डिवाइड बाई के करूंगा, क्या वो एकदम 0 को वैल्यू आ जाएगा या 3 को आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट में तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, जिस पॉइंट में तुम ये फॉर्मूला लगाओगे उसका लॉजिक यही है, जिस पॉइंट में तुम ये फॉर्मूला लगाओगे वो उस साल का बिगनिंग को वैल्यू आ जाएगा। अब बोलो डिविडेंड कांस्टेंट होगा 4 में, मैंने 4 में फॉर्मूला लगा सकता हूं कि d डिवाइड बाई के। अगर d डिवाइड बाई के में लगाऊंगा, क्या वो एकदम 0 को वैल्यू आएगा या 3 को वैल्यू आएगा, 3, यानी वो P3 होगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला में 4th ईयर में लगाऊं d डिवाइड बाई के, किस पॉइंट ऑफ टाइम में, d मतलब 4th पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्या मुझे डायरेक्टली P0 मिलेगा या P3 मिलेगा, P3। तो P3 को P0 तक लाना है, मतलब 1 2 3, P3 को मुझे P0 को लाना है, तो P3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 करूंगा तो वो 0 का आ जाएगा। इसका मतलब d, देखो टेक्निकली d डिवाइड बाई के मैंने 4 में लगाया था। ये जो वैल्यू अगर 1 में तुम लगाओगे डायरेक्टली P0 का आ जाएगा, 2 में लगाओगे तो 1 को आएगा, 3 में लगाओगे तो 2 को आएगा, 4 में लगाओगे तो 3 को आएगा। ये फॉर्मूला मैंने 4 में लगाया था। ये कौन सा वैल्यू देगा मुझे, P3। तो इंटू 1/1 प्लस के टू द पावर 3 कर दूं, वो ऑटोमेटिकली P0 हो जाएगा। अब बोले सर लॉजिक समझ में नहीं आया। लॉजिक समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, इसको मत समझो। मैंने जो तुम्हें
इक्वेशन तुम्हारे सामने मैंने सॉल्व किया था, इसको ये इक्वेशन देखो पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अब बोलो ये जो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया टेक्निकली मैथमेटिकली, यहां पे तो 1/1 प्लस के टू द पावर 3 आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया ना 1/1 प्लस के टू द पावर 3। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिविडेंड कांस्टेंट हुआ था 4 में, डिविडेंड कांस्टेंट हुआ था 4 में। ठीक है, चलो एक काम करो और एक एग्जांपल हम लेंगे, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो, ये मेरा एनालिसिस है। मान लो यहां पे D1, यहां पे D2, यहां पे D इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में डिविडेंड वेरी, सेकेंड ईयर में डिविडेंड वेरी, लेकिन थर्ड ईयर से डिविडेंड कांस्टेंट। अब इक्वेशन बनाओ, तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो वेरी है ना। देखो यहां से यहां तक, चलो मैं इक्वेशन लिखने के बाद समझाऊंगा, प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। हाँ, ये मेरे लिए पार्ट 1 हो जाएगा। ये मेरे लिए पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 तो ऐसे रहेगा, लेकिन पार्ट 2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। देखो बेटा, ये जो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 मेरा इक्वेशन होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन, उसका कॉमन रेशियो रहेगा 1/1 प्लस के। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। बोलो पार्ट 1 D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 2। बस इसको हम आज इट सॉल्व करेंगे, इसको कुछ कर नहीं सकते। पार्ट 2 क्या है, D डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4 प्लस D डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 5, ऐसे चलेगा इनफाइनाइट पीरियड। ये इक्वेशन होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पार्ट 2 मेरा जीपी होगा। देखो बिगनिंग से तुम्हें थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, लेकिन एंड तक तुम वेट करो, देखोगे कि हाँ सर कितना अच्छा कंसेप्ट है, मैं लॉजिकली समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा तो ये जो 2 क्लास मैंने लिया, लास्ट क्लास और आज के क्लास, इसको मैं समराइज करके 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने 10 मिनट में खत्म नहीं किया, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट चाहिए। और सभी लोग जानते हैं कि डीएस वर्चुअल में कंसेप्चुअली स्टडी होता है। ठीक है, अगर आज डीएस वर्चुअल मार्केट में ग्रो कर रहा है, किसके वजह से, कंसेप्ट के वजह से। इसको बोलो ये होगा तुम्हारा जीपी। मैं और प्रूव नहीं कर रहा हूं, उसका कॉमन रेशियो आएगा 1/1 प्लस के। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, d डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/1 प्लस के। इसको तुम सॉल्व करो, d डिवाइड बाय 1 प्लस के टू द पावर 3 होप यू अंडरस्टूड।
ऑटोमेटिकली देखो 2 आ रहा है, ऑटोमेटिकली 2 आ रहा है। d1 डिवाइड बाई k तो तुमने सीखा था, लेकिन यहां ऑटोमेटिकली 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 2 आ रहा है। क्यों? क्यों लॉजिक समझो। t1, t2, t3 डिविडेंड कांस्टेंट कब हुआ? 3 में। तो 3 में मैंने लगाया d डिवाइड बाई k, तो ये जो वैल्यू t2 का आएगा, क्योंकि जिस साल तुम ये फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू वो साल का बिगनिंग को आ जाएगा। अगर ये एक ईयर होता है, तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये फॉर्मूला लगाते हो, वो ईयर का बिगनिंग को आ जाएगा। 2 को फिर से 0 को लाना है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन तो करना है P0 ना। तो इसका मतलब फिर इसको डिस्काउंटिंग करना होगा 2 साल तक। इसका मतलब अगर P2 मिलेगा तो P2 को P0 को लाना है, तो P2 डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब P2 इंटू 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 2 करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैंने T2 में लगाऊंगा, ये फॉर्मूला अगर T2 में लगाऊंगा, d डिवाइड बाई k वैल्यू T1 को आएगा, फिर से इंटू 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 1 करना पड़ेगा 0 के लिए। अगर ये फॉर्मूला मैंने T1 में लगाऊंगा तो d डिवाइड बाई k फिर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि P0 को चला जाएगा ना। हाँ, देखो सेकेंड एग्जांपल तो नहीं, एक काम करो, फर्स्ट एग्जांपल के पास चलो, क्योंकि अब तुम्हें इक्वेशन बनाने का टेक्निक में सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बहुत हो गया। अब देखो ये जो स्पेशल केसेस है ना, यहां पे डिविडेंड वेरी कर रहा है, यहां डिविडेंड वेरी कर रहा है 3rd ईयर तक, 4th ईयर से डिविडेंड कांस्टेंट। डिविडेंड वेरी कर रहा है 3rd ईयर तक, 4th ईयर से कांस्टेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन देखो क्या होगा। 3rd ईयर तक डिविडेंड वेरी कर रहा है, तो 3rd ईयर तक आज इट रहेगा। कब कांस्टेंट हो रहा है? 4th में। तो d डिवाइड बाई k T4 में लगेगा, T4 में लगेगा तो P3 का वैल्यू आएगा, मतलब P3 आ जाएगा। P0 को लाना है, 3rd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3rd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ना। तो 3rd ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करता है? जो वैल्यू T3 में है उसको वो 0 पर लाना, जो वैल्यू T3 में होगा उसको 0 को लाने के लिए डिस्काउंट फैक्टर 3 यूज करना पड़ेगा। हाँ, चलो अब एक बात सोचो, अगर मैं बोलूं कि डिविडेंड वेरी ईयर 2 तक, तो d1 डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 1 प्लस d2 डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 2 वेरी हो गया। कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा d डिवाइड बाई k, कब? 3 में। अगर 3 में d डिवाइड बाई k का फॉर्मूला लगेगा तो 2 का वैल्यू आएगा, तो उसके लिए फिर से 2 का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाई 1 प्लस k टू द पावर 2। चलो अब सोचो, मान लो डिविडेंड ईयर 2 से कांस्टेंट हुआ, तो 1 का रहेगा d1 डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 1। d डिवाइड बाई k फॉर्मूला में लगाऊंगा d, मतलब ईयर 2 में। अगर ईयर 2 में d डिवाइड बाई k फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 का वैल्यू आएगा, फिर उसको 0 का लाने के लिए 1 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर तुम्हारा होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस k टू द पावर 1। मान लो 1 से ईयर 1 से कांस्टेंट हुआ, तो d डिवाइड बाई k ये डायरेक्टली P0 का आ जाएगा।
तो इसीलिए जो कंसेप्ट मैंने शुरू से समझाया था कि P0 इक्वल टू डिवाइड बाई के, वहां डिविडेंड कांस्टेंट ईयर 1 से होता था। अगर डिविडेंड ईयर 2 से कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन थोड़ा और आगे चलेगा, ईयर 3 से कांस्टेंट होगा, 4 से कांस्टेंट होगा, 5 से कांस्टेंट होगा, 6 से कांस्टेंट होगा, तो ये हो सकता है। चलो लिखो कंक्लूजन। If dividend constant from year 1, डिविडेंड ईयर 1 से कांस्टेंट, P0 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई की। बोलो कब डिविडेंड कांस्टेंट हुआ? ईयर 1 से। तो जब कांस्टेंट होगा तब फॉर्मूला लगाओगे कि डी डिवाइड बाई के, तो वैल्यू 1 साल पीछे आएगा। अगर 1 में ये फॉर्मूला तुम लगाते हो डी डिवाइड बाई के, तो वैल्यू डायरेक्टली 0 का आ जाएगा। इफ डिविडेंड कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 2, यानी 1 ईयर का फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो d1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस, जब कांस्टेंट हुआ तब फॉर्मूला लगाओ कि d डिवाइड बाई के, तो d डिवाइड बाई के। ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया कौन सा ईयर में? सेकेंड ईयर में। क्या वैल्यू डायरेक्टली 0 का आएगा या वैल्यू 1 को आएगा? वैल्यू 1 का आएगा, इसीलिए डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू दी पावर, बोलो 2 होगा या 1 होगा? देखो ये फॉर्मूला मैंने T2 में लगाया तो ये मेरे P1 का वैल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने 1 में लगाया था, ये मेरा P0 का वैल्यू हो गया। जब तुम लगाओगे, अगर 2 में लगाओगे तो 1 का वैल्यू आएगा, क्योंकि 1 साल का बैक करेगा। तो इसीलिए ये जो है ना, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, क्योंकि जो वैल्यू 1 में होगा, हाँ ये तो 2 का फिगर, अगर 2 का डिविडेंड डिवाइड बाई के करोगे तो P1 का वैल्यू आएगा। P1 वैल्यू के साथ डिविडेंड डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो P0 आ जाएगा। तो P0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D डिवाइड बाई के इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 1। अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि तुम इसको पसंद मत करो, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम मेरे टेक्निक से अप्लाई करो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 को एज इट रखो, पार्ट 2 को सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली यही कंसेप्ट आ जाएगा। अच्छा, इफ डिविडेंड कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 3, देखो ईयर 3 में कांस्टेंट हुआ तो डी बाई के तुम ईयर 3 में लगाओगे तो ईयर 2 का वैल्यू आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 यूज करना पड़ेगा। लेकिन 1 एंड 2 का वेरिएबल डिविडेंड है ना, तो इसको तो आज इट लेना पड़ेगा। तो अब बोलो P0 इज इक्वल टू क्या होगा? D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D डिवाइड बाई के। ये फॉर्मूला तुम कौन सा ईयर में लगाया? थर्ड ईयर में, तो ये ऑटोमेटिकली P2 आ जाएगा। उसको P0 लाने के लिए 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 यूज करना पड़ेगा। इफ डिविडेंड कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 4, ऑलरेडी ये सब मैं सॉल्व मतलब डिस्कशन कर चुका हूं पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। बोलो P0 इज इक्वल टू, पार्ट 1 क्या होगा? D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D बाई के इंटू 1 बाई 1 प्लस
के टू द पावर 3 होगा। हाँ, अगर डिविडेंड ईयर 5 से कांस्टेंट होगा, लिखो लिखो लिखो, इफ डिविडेंड कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 5, अगर डिविडेंड ईयर 5 से कांस्टेंट होगा तो बोलो पी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, पी जीरो इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4। 5 से कांस्टेंट हुआ ना, तो जिस साल कांस्टेंट हुआ D डिवाइड बाई के इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 4 होगा। 6 से कांस्टेंट होगा, 7 से कांस्टेंट होगा, 8 से कांस्टेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली तुम इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, जिस साल का नहीं तो तुम जिस साल मतलब जितने साल वो वेरी रहा वो आज इट, जिस साल कांस्टेंट हुआ वहीं से तुम फार्मूला लगा सकते हो। क्या फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। दो मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, इसको रिवाइज करो पहले। देखो फिर मैं यहीं पे बता देता हूं, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन से मैं P0 सॉल्व कर रहा हूं, यानी मुझे के ही पता होगा तो मैं P0 निकाल सकता हूं। डिविडेंड पॉलिसी का कंसेप्ट, अगर P0 पता होगा तो मुझे के ही निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का कंसेप्ट, अब आंसर कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, मतलब जो याद है ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, नहीं तो के पता है तो P0 हो जाएगा डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से। तो 1-2 मिनट रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला कंसेप्ट। चलो एक एग्जांपल लिखो इसके लिए।
डिविडेंड इज 10, 11, 12 and 13 for first, second, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 10, 11, 12, 13 डिविडेंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए, एंड 15 फ्रॉम फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है। केस 1, K is 10%, फाइंड आउट P0, यानी डिविडेंड पॉलिसी का पॉइंट। मैंने K दे दिया, फिर बोला कि P0 निकालो। मैंने K दे दिया, फिर बोला P0 निकालो। चलो देखो बेटा, 1, 2, 3, 4 तक वेरी, फिफ्थ से कांस्टेंट। अब बोलो सॉल्यूशन लिखो मेरे साथ साथ। लॉजिक तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो डायरेक्टली तुम इक्वेशन लिखो। P0 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 4। हाँ बेटा ठीक है, प्लस D। अब बोलेंगे सर D5 नहीं लिखेंगे ना, D, क्योंकि 5 ईयर से डिविडेंड कांस्टेंट हो रहा है, तो D कांस्टेंट डिविडेंड डिवाइड बाई 1 प्लस, नहीं सर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो एकदम, D डिवाइड बाई K इंटू 1 बाई 1 प्लस K टू द पावर बोलो 4, क्योंकि फिफ्थ ईयर से डिविडेंड कांस्टेंट हो रहा है। चलो वैल्यू निकालो, इज इक्वल टू D1 कितना 10 रुपया डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 11 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3 प्लस 13 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 10% इंटू 1 बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 0.909 प्लस 11 इंटू 0.826 प्लस 12 इंटू 0.751। ये तुम्हारा 10% का डिस्काउंट फैक्टर है, भूल गया? टाइम वैल्यू मनी में मैंने समझाया था 10% में, हाँ, प्लस 13 इंटू 0.684 प्लस 15 डिवाइड बाई 10% करो तो कितना आ रहा है? इसको 683 करो, 15 डिवाइड बाई 10%, ये आ रहा है 150 इंटू 0.683 होगा, क्योंकि 4। इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू आ रहा है 138.51, तो P0 आएगा 138.51। ये था हमारा केस 1। अगर K दिया हुआ है तो P0 कैसे निकालेंगे? अब लिखो केस 2। इफ P0 is 138.51, then find out K।
बेटा कई तो 10% ही आएगा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे कैसे, यही टेक्निक में सिखाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, तुम इक्वेशन पहले लिखो, ये इक्वेशन को कॉपी करो। बोलो P0 is equal to D1 divided by 1 plus K to the power 1 plus D2 divided by 1 plus K to the power 2 plus D3 divided by 1 plus K to the power 3 plus D4 divided by 1 plus K to the power 4 plus D divided by K into 1 by 1 plus K to the power 5 सॉरी 4। अब वैल्यू पुट करो, P0 कितना 138.51 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1 प्लस के तो पता नहीं, प्लस 11 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस 13 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4 अरे क्या था क्वेश्चन, हाँ ठीक है, प्लस 15 डिवाइड बाई के इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 4। अब के का एक वैल्यू पुट करो, देखो 138.51 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 138.51 नहीं हो रहा है तो के का दूसरे वैल्यू पुट करो, फिर चेक करो, फिर उसको इंटरपोलेशन करो, जो आईआर टेक्निक में मैंने सिखाया था बस वही टेक्निक फॉलो करना होगा। चलो लेट के इज इक्वल टू 8%, मैंने के 8% लेके ट्राई कर रहा हूं, तो ठीक है। देखो बेटा मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लास है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं टाइम वैल्यू मनी फिर पिछले मतलब इस वीडियो के बिगिनिंग में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बोलो लेट के इज इक्वल टू 8%। चलो के के जगह पे तुम 8% पुट करो, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस हम पुट करेंगे। देखो 8% में फैक्टर निकालो, 1 प्लस 8% डिवाइड बाई इक्वल टू फर्स्ट ईयर का फैक्टर 0.926, सेकेंड ईयर का फैक्टर 0.857, थर्ड ईयर का फैक्टर 0.794, फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.735, फिर 15 डिवाइड बाई के का मतलब 8%, तो 187.5 इंटू 0.735, इसको चेक करो ये कितना आ रहा है। इसका वैल्यू आ रहा है 175.58। तुम वैल्यू कैलकुलेशन करो, देखो 175.58। अगर ये वैल्यू 138.51 होता तो मैं यही बोलता कि के 8%, लेकिन 8% में वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, तो इसका मतलब के 8% नहीं है। हमें
करेक्ट के ढूंढना होगा। के को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ये 175 मतलब ज्यादा आ रहा है, इसको डिक्रीज करना होगा तो के को इंक्रीज करना होगा। तो लेट के इज इक्वल टू 12%। अब 12% में कैलकुलेशन करो, 10, 11, 12, 13, फिर उसके बाद हम देखेंगे 15 डिवाइड बाई ये करेंगे। 12% में फैक्टर 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। अब 15 डिवाइड बाई 12%, ये 125 इंटू 0.636, इसका वैल्यू निकालो। ये आ रहा है 114। अब मुझे चाहिए 138.51। मैंने कई 8% लिया, एक हाई फिगर आ रहा है, मैंने कई 12% लिया, एक लो फिगर आ रहा है। अब मैं इंटरपोलेशन करके कई निकाल लूंगा। तो लिखो, इंटरपोलेशन करके हम कई निकालेंगे। ये सब चीज खुद हैंडल करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ये मेरे क्लासेस का एकदम खास पॉइंट यही होता है कि मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं। जब तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा याद होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तुम एकदम छक्का मारोगे। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। तो तुम देखो मैं कितना आराम से सॉल्व कर रहा हूं, कितना और एफिशिएंसी के साथ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है। देखो, मैंने 8% लिया था। हाँ, कितना वैल्यू आया था? 175.58। फिर मैंने 12% लिया, कितना वैल्यू आया? 114। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 138.51। इसको इंटरपोलेट करो, इसमें कितना चेंज हुआ? इसमें चेंज हुआ तुम्हारा 64.58। यहां पे कितना चेंज हुआ? 4%। कितना चेंज रिक्वायर्ड? बोलो, रिक्वायर्ड चेंज 178.58 माइनस 138.51, तो रिक्वायर्ड चेंज तुम्हारा 40.07। अब यहां पे रिक्वायर्ड चेंज क्या होगा? तो बोलो, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन की, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन की। वैल्यू में चेंज हुआ 64.58, के में चेंज हुआ 4, वैल्यू में चेंज हुआ 1, तो के में 4/64.58, वैल्यू में चेंज होगा 40.07, तो के में चेंज होगा 4/64.58 इंटू 40.07, 4/64.58 इंटू 40.07, ये आ रहा है 2.48। 2.48 चेंज होगा कहां से? बेस लेवल से 8। तो के इज इक्वल टू बेस प्लस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है, प्लस और माइनस हो सकता है। मैंने लोअर बेस लिया तो प्लस होगा, हायर बेस लोगे तो माइनस होगा। तो 8 प्लस 2.48 इज इक्वल टू 10.48% यानी 10%। तो यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10% रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये था कांस्टेंट डिविडेंड के लिए स्पेशल केसेस। फिर डिविडेंड ग्रोथ का भी स्पेशल केसेस हो सकता है। अब हम डिस्कशन करेंगे डिविडेंड ग्रोथ का स्पेशल केसेस। देखो बेटा, डिविडेंड का दो पार्ट था ना, डिविडेंड कांस्टेंट, डिविडेंड ग्रोथ। तो डिविडेंड कांस्टेंट का स्पेशल केसेस हो गया, बिगिनिंग से कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट होगा, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, फिफ्थ ईयर से, सिक्स्थ ईयर से। अब अर्निंग का स्पेशल केसेस भी यही हो सकता है। अर्निंग अप्रोच, अर्निंग फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट, सेकेंड ईयर से कांस्टेंट, डी के जगह पे तुम ई लोगे, फिर E1, E2, E3, फिर ई। कैसा लग रहा है? अगर कंसेप्चुअली तुम समझोगे या कंसेप्चुअली तुम रीड करोगे तो इनिशियली तुम्हें दिक्कत हो सकता है, मैं मान रहा हूं कि मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में जब तुम लिंक करोगे, एक दिन में 20, 50, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला को रट के जाएंगे, नहीं हो सकता है। वो लोग कभी मजा नहीं ले सकते। तो तुम मजा ले सकते हो अगर कंसेप्ट चले जाओगे। ठीक है, तुम्हारा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा बुक बिल्डिंग अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तो डेफिनेटली तुम मोहल्ला बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कंसेप्ट में ज्यादा टाइम वो देगा, फिर उसके बाद फ्लोर ऐड करते रहेगा। चुटकी में आज मन हुआ एक फ्लोर बना देगा, कल मन हुआ, पैसा है तो बना सकता हो। लेकिन जिसका फाउंडेशन वीक है, तो मान लो मैंने वीक फाउंडेशन में फर्स्ट फ्लोर बना लिया, अब सेकंड फ्लोर बनाना चाहता हूँ, फिर से फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा। तो बात एक ही निकल के आ रहा है, या तो तुम बार बार कोशिश करो, नहीं तो पहले बार एकदम अच्छे से कोशिश करो, फिर उसके बाद लिंक करके पढ़ो। मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा, लेकिन स्टूडेंट को तो मेरा अप्रोच पसंद नहीं होगा, क्योंकि पहले से मतलब प्रॉब्लम, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है मेरा अप्रोच में। तो इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो टीचर मतलब यहाँ पे भुवनेश्वर में, तो इसीलिए तो उड़ीसा आगे नहीं जा पा रहा है। इसीलिए तो उड़ीसा का जो भी स्टूडेंट है ना, वो अच्छे कैंपस उनको नहीं मिल रहा है, अच्छा पैकेज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला बेसिस में चले जाते हैं कि हाँ चलो वहां फार्मूला बेसिस में पढ़ा होता है, बहुत इजी से समझ में आ रहा है, लेकिन कितना दूर तुम आगे जाओगे। हाँ, ट्रेंड बदल दो। ठीक है, मैंने मेट्रो में प्रिपरेशन किया था, फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैंने सोचा कि चलो उड़ीसा के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचर कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने उड़ीसा चलाया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट तो कॉन्सेप्ट नहीं चाहते। भाई कॉन्सेप्चुअली रीड करो, तुम बहुत आगे जाओगे। आज तुम सीए में कर रहे हो, कल सीए करोगे। ठीक है, जो फाउंडेशन मैंने समझाया था ना, बस कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, तुम फार्मूला बेसिस पे पढ़ोगे, तो जो लोग सीए में कर रहे हो तो सीए में का हो जाएगा, लेकिन मेरा क्लासेस तो सीए में दोनों के लिए ना, तो इसीलिए मैं तो फार्मूला बेसिस पे नहीं जा सकता हूँ, मुझे कंसेप्चुअली पढ़ाना होगा। नहीं तो सी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो लोग बोलेंगे सर फार्मूला बेसिस में हमारा क्या होगा, हमें कंसेप्ट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया कांस्टेंट डिविडेंड का स्पेशल केसेस। नेक्स्ट लिखो स्पेशल केसेस पर स्पेशल केसेस फॉर डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। देखो, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच का स्पेशल केस का मतलब, मैंने ऑलरेडी डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, मैंने डिविडेंड ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट कांस्टेंट रखा था ईयर 1 से। अब
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का ग्रोथ रेट अलग अलग हो सकता है, ईयर 4 से कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो सकता है, नहीं तो 4 साल के लिए ग्रोथ रेट अलग अलग, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो सकता है। बस यही फॉर्मूला, पूरा एकदम बिल्कुल लॉजिक लगेगा कांस्टेंट डिविडेंड का जो स्पेशल केसेस। देखो मैं डायरेक्टली इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है। इफ ग्रोथ रेट का मतलब जी, ग्रोथ रेट का मतलब जी, इफ जी इज कांस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, अगर कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग मतलब वेरिएबल ग्रोथ रेट नहीं है, एक ही ग्रोथ रेट वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट, तो उस वक्त P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई K माइनस जी आएगा। हाँ क्यों, देखो D1 यहां से ग्रोथ रेट कांस्टेंट, तो D2, D3, तो D1 इंटू 1 प्लस जी टू द पावर 1, D1 इंटू 1 प्लस जी टू द पावर 2। ये लॉजिक ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, जो ओरिजिनल केस मैंने डिस्कशन किया था बस वही केस जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट ग्रोथ से डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच कांस्टेंट ग्रोथ रेट, मैंने बताया था कि P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई K माइनस जी, इंप्लाई दैट K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। ये फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ईयर से, यहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ईयर से। अगर जिस साल ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तुम वही साल ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर यहां तुम फॉर्मूला लगाओगे D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, वो ऑटोमेटिकली एक साल पीछे मतलब P0 का आ जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर सेकेंड ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ, थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ, फोर्थ ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ, वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो लिखो इफ जी इज कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 2, बोलो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1, हाँ अब प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 4 इनफाइनाइट पीरियड इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 ईयर 2 से कांस्टेंट हो रहा है ना, तो D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस D2 इंटू 1 प्लस G टू द पावर 1, क्योंकि ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एक ग्रोथ रेट कांस्टेंट है ना। डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3 प्लस D2 ऐसे चलेगा। देखो ये जो इक्वेशन ना, फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है तो ये मेरा पार्ट 1 होगा, सेकेंड ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट ये मेरा पार्ट 2 होगा, ठीक है। जहां तक कांस्टेंट नहीं है वो पार्ट 1, जहां से कांस्टेंट हुआ वो पार्ट 2, तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 2 जीपी होगा, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। पार्ट 2 एडिशन हो रहा है, पार्ट 2 इनफाइनाइट टर्म, पार्ट 2 का कॉमन रेशियो होगा 1 प्लस जी डिवाइड बाई 1 प्लस के। तुम ये पार्ट 2 का फर्स्ट टर्म, ये पार्ट 2 का फर्स्ट टर्म, ये पार्ट 2 का सेकेंड टर्म। मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूं क्योंकि लॉजिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले केस में।
तो पार्ट 2 के लिए तुम लगा सकते हो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, बोलो, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे। बोलो P0 इजिकल टू क्या होगा, D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 होगा, हाँ, प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2, दिस इज फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस जी डिवाइड बाई 1 प्लस के। देखो बेटा, तुम कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने जो ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझाया था वहां पे मैंने कॉमन रेशियो, इस केस में कॉमन रेशियो 1 प्लस जी डिवाइड बाई 1 प्लस के ही आएगा। तुम निकाल सकते हो ए टर्म डिवाइड बाई ए टर्म, कॉमन रेशियो आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस, इसको सॉल्व करो, D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस के माइनस 1 माइनस जी, मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस के डिवाइड बाई के माइनस जी, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई के माइनस जी। बोलो, क्या तुम D1 डिवाइड बाई के माइनस जी क्या, या D2 डिवाइड बाई के माइनस जी क्या, D2 डिवाइड बाई के माइनस जी। अगर D2 डिवाइड बाई के माइनस जी करोगे तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, इसको 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली भी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 भी रहता है। देखो D2 डिवाइड बाई के माइनस जी, ये हटा चला गया, यहां पे 1 हो गया, बस। ये देखो, अगर 0 मतलब कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 1 होगा तो डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला आएगा, D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। अगर ईयर 2 से कांस्टेंट हुआ तो 1 का वेरिएबल, मतलब 1 का ऑब्जेक्ट सेकेंड ईयर का डिविडेंड से डिवाइड बाई 1 प्लस D2 डिवाइड बाई के माइनस जी। सिंस सेकेंड ईयर मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो वैल्यू 1 को या फिर से 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर 3 से कांस्टेंट होगा तो 1 का, 2 का अलग से, 3 से फिर सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर 4 से कांस्टेंट होगा तो 1, 2, 3 अलग से, 4 में D4 डिवाइड बाई के माइनस जी, वो 3 को आएगा, फिर 3 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन दे रहा हूं, तुम लिखो, if G is constant from year 3, देखो G कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 1 हो गया, G कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 2 हो गया, अब G कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 3। तुम चाहोगे तो इक्वेशन को याद रखो फिर पुट करो, नहीं तो लॉजिक के साथ एनालिसिस खुद करो, मैं नहीं कर सकता हूं। बोलो, थर्ड ईयर से कांस्टेंट, तो P0 इज इक्वल टू वेरिएबल 1, 2 दोनों वेरिएबल थर्ड ईयर से कांस्टेंट, तो D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई के माइनस जी। D3 से मैंने के माइनस जी डिवाइड किया, इसका मतलब वो 2 का वैल्यू आएगा, तो इसीलिए इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 2। देखो इधर 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 हुआ था, यहां पे कुछ नहीं हुआ था, मतलब इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 0 ना, तो इसीलिए मैंने 0 को नहीं लिखा। तो एक एक बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखो, इफ G is constant from
ईयर 4 से कांस्टेंट होगा। तुम इक्वेशन देने के लिए कोशिश करो। पी जीरो इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस d2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस d3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस d4 डिवाइड बाई के। जिस साल से कांस्टेंट होगा उसी साल डिवाइड बाई के माइनस जी होगा इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 3। इफ g is constant from year 5, खुद इक्वेशन लिखो, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। देखो अगर D1 D2 D3 D4 D5 ये सब दे देगा, के दे देगा तो तुम P0 निकालोगे, डिविडेंड पॉलिसी का कंसेप्ट। अगर P0 दे देगा तुम के निकालोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट। ठीक है, चलो इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल कॉपी में लिखो। D Limited is forcing a growth rate of 12% per annum for next 2 year। मतलब नेक्स्ट 2 साल के लिए मेरा ग्रोथ रेट 12%। द ग्रोथ रेट इज लाइकल टू इंक्रीज टू 10% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। फिर उसके बाद 2 साल ग्रोथ रेट 10%।
आफ्टर दैट देखो फर्स्ट 2 ईयर सेकेंड 2 ईयर मतलब 4 ईयर हो गया, 4 साल हो गया। आफ्टर दैट द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट 8% पर annum। फिफ्थ ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, कितना परसेंट? 8%। द कंपनी पेड ए डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर लास्ट ईयर, मतलब D0 लास्ट ईयर का डिविडेंड 1.5 था। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, यानी के तुम्हारा 16%। डिटरमाइन करंट वैल्यू ऑफ मतलब P0 बोल रहा है, तो लिखो पहले, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो उसका सॉल्यूशन, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ठीक है। D0 कितना था सर? D0 1.5 था। फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कितना? 12%। सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट कितना? 12%। थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट कितना? 10%। उसके बाद 10%, फिर उसके बाद 8% ऑनवर्ड्स। बोलो D1 क्या होगा? 1.5 12% ग्रो करेगा, 1.68। D2 क्या होगा? 1.68 फिर 12% ग्रो करेगा, 1.88। मैं थोड़ा राउंड अप करके ले रहा हूं, ठीक है। फिर D3 क्या होगा? 1.88 10% ग्रो करेगा, 2.07 करो, फिर 10% ग्रो करो,
2.28। D5 क्या होगा, 8% ग्रो करेगा, 2.46। बस आगे नहीं जाना है क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ रेट, मतलब डिविडेंड का ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने के बाद हम आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हो जाएगा। अब बोलो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 4 प्लस D5 डिवाइड बाई के माइनस जी इंटू 1 बाई 1 प्लस के टू द पावर 4। बस यही होगा इक्वेशन। तुम यहां देख सकते हो डिविडेंड अगर फिफ्थ ईयर से कांस्टेंट होता है ग्रोथ रेट तो क्या होगा। ओके, अब वैल्यू निकालो, मतलब वैल्यू पुट करो। तो P0 इज इक्वल टू D1 कितना 1.68 डिवाइड बाई 1 प्लस बोलो के कितना 16%, 1.88 डिवाइड बाई 1 प्लस 16% टू द पावर 2 प्लस 2.07 डिवाइड बाई 1 plus 16% to the power 3 plus 2.28 divided by 1 plus 16% to the power 4 plus 2.46 divided by के 16% माइनस 8%, जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है ना वही कांस्टेंट ग्रोथ रेट लेना है, इंटू 1 बाई 1 प्लस 16% टू द पावर 4 होगा। वैल्यू पुट करो 1.68, 1.88, 2.07, 2.28, इसको देखो तो कितना हो रहा है 2.46 डिवाइड बाई 8% होगा 30.75 इंटू, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो 16% में 0.862, 0.743, 0.640641, 0.552, 0.476। देखो कैलकुलेशन करो कितना हो रहा है। ये आ रहा है 20.06, तो P0 आएगा 20.06। ओके, नेक्स्ट लिखो एडिशनल एनालिसिस। सपोज P0 is 20.06 and remaining is same, find out K निकालो। देखो 14% ट्राई करोगे, 18% ट्राई करोगे, इंटरपोलेशन करोगे 16% आएगा। क्या खुद मैनेज कर सकते हो? बोलो यस और नो। अरे अगर खुद मैनेज कर पाओगे तो डेफिनेटली
आज का क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर दूंगा। चलो मैं आंसर निकालता हूं। आज का क्लास 2 घंटे तक जाएगा, कोई बात नहीं। तो आंसर लेट k इज इक्वल टू 14%। अब 14% में P0 देखो कितना आ रहा है, तो 1.68 1.88 2.28 देखो 14% होगा तो फैक्टर होगा 0.877 0.769 0.675 0.592 देखो ये 1.68 का 1.88 का 14% के हिसाब से 2.07 का 2.28 का। अब मैं कई कितना ले रहा हूं 14%, तो ये हो जाएगा लास्ट फिगर कितना क्या था 2.46। तो 2.46 डिवाइड बाई 14% माइनस 18%, इसका भी 0.592 आएगा। तुम चेक करो, मैं तुम्हें हिंट्स दे रहा हूं। ये देखो 14% के हिसाब से 1.88 14% के हिसाब से 2.07 14% के हिसाब से 2.28 14%, 2.46 डिवाइड बाई 16% माइनस 18% वाई और 14%। तो देखो 1.68 1.88 2.07 2.28 2.06 डिवाइड बाई 14% माइनस 8%। इसका वैल्यू निकालो। ये आ रहा है 1.47, ये आ रहा है 1.44, ये आ रहा है 1.39, 40 करो, ये 1.35, ये 41 आ रहा है इंटू 0.592, ये आ रहा है 29.93। तो P0 आ रहा है 29.93। अगर 14% हम ट्राई करेंगे तो लेट k इज इक्वल टू 18%, फिर से ट्राई करो 1.68 1.88 2.07 2.28 2.46 डिवाइड बाई 18% माइनस 8%, 18% के हिसाब से 0.847 0.718
0.609 0.516 ये 30.75 हो रहा है। अब वैल्यू निकालो 1.68 इंटू 0.847 ये 1.42 1.88 इंटू 0.718 ये 1.35 2.07 इंटू 0.609 ये 1.26 2.28 इंटू 0.516 ये 1.18 30.75 इंटू 0.516 आ रहा है 15.86 टोटल आ रहा है 15.86 प्लस 1.18 प्लस 1.26 1.35 प्लस 1.42 आ रहा है। सॉरी ये 30.75 नहीं ये हो रहा है 24.6 इंटू 0.516 ये होगा 12.69। अब इसका टोटल लिंक करो 1.42 प्लस 1.35 प्लस 1.26 1.18 प्लस 12.69 ये 17.9 हो रहा है। देखो 14% अगर लोगे तो P0 होगा 29.93, 18% लोगे तो P0 होगा 17.9, लेकिन मुझे P0 20.06 चाहिए, इंटरपोलेशन करना होगा। 14% के हिसाब से 29.93, 18% के हिसाब से 17.9, मुझे चाहिए 20.06। चेंज कितना हुआ ये सब खुद मैनेज कर लेना चाहिए। 17.9 ये 12.03 यहाँ पे चेंज कितना 4%, यहाँ चेंज कितना 29.93 माइनस 20.06 ये 9.87, यहाँ पे चेंज कितना चेंज इन वैल्यू चेंज इन की वैल्यू में 12.03 यहाँ पे 4 एक होगा तो 4/12.03 एंड 9.87 होगा तो 4/12.03 इंटू 9.87 4/12.03 इंटू 9.87 ये आ रहा है 3.8। ठीक है, थोड़ा मतलब 1% ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है ना, अगर कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक है तो तुम देख सकते हो। मैं और एक बार चेक कर देता हूँ। 29.93 माइनस 17.9 ये 12.03 ये 17.9 ठीक है 12.03 29.93 माइनस 20.06 ये 9.87 तो 4/12.03 इंटू 9.87 यार 3 चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो K इजिकल टू
14% प्लस 3 इज इक्वल टू 17% अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो तुम 17% लिखो। लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सीखो थोड़ा सा, अगर कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ है तो उसको एडजस्ट करो, नहीं तो चलो 17% मान के चलो। क्वेश्चन में 16% था तो क्या करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट हमें मिल रहा है 17%, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चलो, ये स्पेशल केस 2 था। स्पेशल केस 1 था, ये देखो स्पेशल केस 1 था, कहां गया? स्पेशल केस 1, ये रहा हमारा स्पेशल केस 2। अब लिखो स्पेशल केस 3। देखो स्पेशल केस 3 में क्या हो रहा है, मैं तो शेयर होल्ड करूंगा लेकिन इनफाइनाइट पीरियड तक नहीं, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ भी हो सकता। तो मान लो मैंने 1 साल के लिए होल्ड किया, तो आज मैं शेयर खरीदूंगा तो मुझे P0 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद मुझे डिविडेंड मिलेगा, फिर प्राइस 1 मिलेगा, मतलब मैंने 1 साल के लिए शेयर खरीदूंगा ना, तो 1 साल के बाद मैं शेयर को बेच दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, P1। अब बोलो इसका प्रेजेंट वैल्यू P0 होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू P0 होगा। इसका मतलब P0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। तो अकॉर्डिंगली तुम इस फॉर्मूला के साथ P0 भी निकाल सकते हो, P1 भी, सॉरी K भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। चलो मान लो मैंने 2 साल शेयर को होल्ड करूंगा, तो आज मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा तो P0 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहला साल मुझे D1 मिलेगा, फिर दूसरे साल मुझे D2 मिलेगा प्लस P2 मिलेगा। अब ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू होगा P0, तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 प्लस P2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2। तुम इसको भी लिख सकते हो ऐसे कि P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस P2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2। ऐसे भी हो सकता है 3 साल के लिए तुम होल्ड करोगे, ऐसे भी हो सकता है तुम 3 साल के लिए होल्ड करोगे। तो यहाँ पे P0 D1 मिलेगा, D2 मिलेगा, यहाँ पे D3 मिलेगा प्लस P3 मिलेगा। तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस D3 प्लस P3 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3। तुम चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। इसको कहते हैं रियलाइज्ड अप्रोच। क्या कहते हैं, रियलाइज्ड अप्रोच। मतलब अगर मैं कुछ साल बाद शेयर को सेल कर दूंगा, और इसके लिए मैं अभी प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं कि एग्जांपल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मल बात है भाई। P1 मिलेगा, D1 दिया जाएगा, D2 दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा, तुम्हें P0 निकालना होगा तो P0 निकाल सकते हो। नहीं तो अगर P0 दिया हुआ है तो K भी निकाल सकते हो ट्रायल एंड एरर अप्रोच लगा के। चलो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ मेरे मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन डिविडेंड पॉलिसी का क्या स्पेशल केसेस खत्म हो गया, ठीक है। सेम क्लास कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में दिया जाएगा, सेम क्लास डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल क्लास, ठीक है। तो यही ये क्लास को तुम नोट करो,
डिविडेंड पॉलिसी में भी यही क्लास पर एग्जैक्टली डिटो क्लास तुम्हें करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही एग्जैक्टली क्लास कर रहे हो। तो चलो ठीक है, रिवाइज करो। आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।